आज ऑफिस के काम से मुंबई आया हुआ था। काम निपटाकर शाम में वह कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गया। वहाँ फूड कोर्ट में बैठकर चाइनीज खाने लगा। सामने एक कुर्सी पर उसे एक 6 से 7 साल की लड़की नजर आई, जिसकी आंखों ने उसे शिखा की याद दिला दी। वह ध्यान से बच्ची को देखने लगा। बगल से उसकी सूरत काफी कुछ शिखा जैसी ही थी। उसी की तरह बैठकर ड्राइंग बना रही थी। उसकी मम्मी शायद खाने का ऑर्डर देने गई थी। तभी बच्ची की बगल में एक युवक आकर बैठा तो बच्ची ने जोर से कहा, अंकल, यहाँ हम बैठे हुए हैं, आप दूसरी टेबल पर चले जाओ, मेरी मम्मी आने वाली है। युवक बच्ची को इस तरह निर्भीकता से बोलता देख सकपका गया और तुरंत वहाँ से उठकर दूर चला कर बैठ गया। बच्ची खुद में ही मुस्कुराई और फिर से अपने काम में लग गई। बच्ची ने एक बार फिर से उसे शिखा की याद दिला दी। शिखा भी तो ऐसी ही निर्भीक और साफ साफ बात करने वाली लड़की थी। शिखा के साथ उसका रिश्ता करीब 3 साल चला था। शिखा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। रजत भी उसी कॉलेज में था। दोनों को एक ही आदत थी कि दोनों शाम के समय लाइब्रेरी चले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई और फिर बातों का दौर ऐसा चल पड़ा कि दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। शिखा हमेशा हर जगह अपने हक के लिए आवाज़ उठाती और पार्ट टाइम काम करने के बाद अपना खुद खर्च निकालती। वह खूबसूरत तो थे ही, साथ ही बुद्धिमान भी थी। रजत उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित था। एक दिन उसने शिखा से अपने दिल की बात की तो शिखा ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। 4 से 5 माह लिव इन में भी रहे। रजत को वह रात आज भी याद है जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। प्यार की तपिश उनके जिस्म को भिगो रही थी। उसी दौरान शिखा ने रजत से सवाल किया, रजत, हमारी जाति अलग है, मैं ऊंची जाति की हूँ जबकि तुम यादव हो। आज नहीं तो कल हमें अपने घर वालों से शादी की अनुमति लेनी होगी। सोचो, अगर वे नहीं माने तो क्या होगा, खासकर तुम्हारे घर वाले तो जैसा कि तुम बताते हो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करोगे? रजत ने कहा, डोंट वरी, मैं मना लूंगा। यह बात अलग है कि वे जान से मारने की धमकी भी दे सकते हैं। शिखा हंसकर बोली, मैं तो तुम्हारे लिए मरने के भी तैयार हूँ, तुम बताओ तुम क्या करोगे? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर उसने शिखा पर अपने बाहों का घेरा और मजबूत कर दिया। शिखा मुस्कुरा दी। उसे रजत के प्यार पर भरोसा था और उसे लगता था कि रजत उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वे दोनों हमेशा एक हैप्पी कपल बनकर रहेंगे। इस बात के कुछ समय बाद ही जब छुट्टियों में रजत घर गया तो वह घर वालों ने उसे शादी के लिए एक लड़की की तस्वीर दिखाई। रजत ने उन्हें अपने और शिखा के रिश्ते के बारे में सब बता दिया। रजत के पिता ने साफ लफ्जों में कहा, कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी हमारी जाति में ही होगी। हम यादव हैं और हमें इसका गुरूर है। हम लड़की यादव ही लाएंगे, वरना तुम दोनों का सीना और मेरी बंदूक। रजत ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा और पिता की मर्जी के आगे तुरंत घुटने टेक दिए। पिता ने छुट्टियां खत्म होने से पहले ही उसकी शादी करा दी ताकि लड़का कोई और ड्रामा न कर सके। छुट्टियों के बाद जब रजत वापस पहुंचा तो उसकी शिखा का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह शिखा के आने से पहले ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इधर शिखा छुट्टियों के बाद लौटी तो वह बहुत खुश थी, मगर जब वह घर पहुंची तो रजत का सामान समेत गायब देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी वह एक बार रजत से मिलकर बात करना चाहती थी। उसने रजत को फोन किया और उसे शाम को मिलने बुलाया। रजत की समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिखा का सामना कैसे करे और उसे सारी सच्चाई कैसे बताए। वह कई दिनों तक बहाने बनाता रहा और शिखा से मिलने से बचता रहा, मगर एक दिन शिखा खुद उसके नए बसेरे पर पहुंच गई। शिखा को देखते ही रजत की धड़कनें तेज हो गईं। वह बस इतना ही कह सका, सॉरी शिखा, पर मैंने शादी कर ली है। मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करा दी और मैं कुछ नहीं कर सका। शिखा चुपचाप उसे देखते रही और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वह दिन था और आज का दिन था। रजत को ना तो दोबारा शिखा नजर आई और न ही उसे जीवन में फिर कभी कहीं सुकून मिल पाया। शिखा के साथ उसके जीवन का सारा सुकून खो चुका था। आज उस बच्ची को देखकर उसे लग रहा था जैसे सालों बाद वह शिखा को देख रहा हो। तभी उसने देखा सचमुच शिखा हाथ में खाने की प्लेट लिए बेटी के पास आ रही है। वह वहीं चेयर पर बैठ गई और दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाने लगी। रजत चुपचाप उठा और उनके सामने की चेयर पर बैठ गया। रजत को देखते ही शिखा की भौहें तन गई। रजत हाथ जोड़कर कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। शिखा ने उस समय कुछ नहीं कहा। खाना खाकर उसने बेटी को पास के ही गेम सेक्शन में खेलने के लिए भेजा और फिर रजत की तरफ मुखातिब हुई, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? यह मेरी बेटी है ना शिखा, सच बताओ। शिखा मुस्कुराई और बोली, वह तुम्हारी यानी एक भगोड़े बाप की नहीं बल्कि मेरी यानी एक आत्मनिर्भर माँ की बेटी है। तुम कहो अब क्या कहने के लिए आए हो? तुमने शादी नहीं की शिखा? नहीं। क्यों?
अब तक मेरे प्यार में हो ना? मेरी वजह से ही तुमने शादी नहीं की है ना? रजत ने पूछा। हाँ, तुम्हारी वजह से ही शादी नहीं की, मगर इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि अब भी मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। दरअसल मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतने डरपोक और गैर जिम्मेदार इंसान से मैं कोई रिश्ता रखने की सोच भी नहीं सकती। उस एक फैसले के साथ तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा था, विश्वास भी तोड़ दिया था। समझे तुम? मुझे माफ कर दो शिखा, सच में मुझ में हिम्मत नहीं थी। पिताजी के गुस्से के आगे मैं कुछ नहीं बोल सका। मुझे लगा कि कहीं वो मेरे साथ तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए उनकी बात मान गया। मगर मैंने कहा था ना कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार मुझसे सब कुछ बताकर मेरी मर्जी तो पूछते, शिखा ने कहा। नहीं शिखा, मेरे घर वाले यादव जाति के अलावा और किसी से मेरी शादी करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मारने की धमकी दी तो मैं डर गया। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं। हाल यह है कि अब सुकून के 2 पल के लिए भी तरस रहा हूँ। हमेशा लगता है जैसे तुम्हारे साथ गलत करने का फल भी मुझे इसी तरह मिल रहा है। पिताजी के कहने पर मैंने जिस लड़की से शादी की, उसने आज तक मुझे पिता बनने का सुख नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी का मकसद राजनीति में जाना है और बड़ा नेता बनना है। उसने शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे यह सब बताया था। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, उस समय चुनाव आने वाले थे, इसलिए उसने मुझे बिना बताए अबॉर्शन करा लिया। दूसरी बार फिर से उसने अबॉर्शन कराया तो उसे ऐसी अंदरूनी चोट लगी कि अब कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी अधूरी रह गई, कहते हुए रो पड़ा। शिखा ने कहा, इस तरह रोने से क्या होगा? तुम उसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वे लोग बहुत प्रभाव वाले हैं, उनकी यादव समुदाय में बहुत चलती है। उनके साथ पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। वैसे भी वे लोग पिताजी के बहुत करीबी हैं और पिताजी उन्हें कभी नाराज नहीं करेंगे। मेरी पत्नी मुझे तलाक नहीं देगी और पिताजी उसके खिलाफ जाएंगी नहीं। तो फिर भुगतो ना, अपने घर वालों के हिसाब से चलो। मुझसे क्या चाहते हो? शिखा ने सवाल किया। तुम मुझे मेरी बेटी से कभी कभी मिलने दिया करो, बस यही चाहता हूँ। प्लीज़ शिखा, तुम मेरी बेटी से मिलने की बात तो सोचना भी नहीं। मेरी बेटी सिर्फ मेरी है, उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने पाला पोसा है और वो मेरे जैसी बनेगी, तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारे घर का जैसा माहौल है, उसमें तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान ही बन सकता है। मैं अपनी बेटी को अपनी तरह हिम्मती बना रही हूँ। मैं मुंबई किसी काम से आई थी, आज ही चली जाऊंगी। मैं कहाँ किस शहर में रहती हूँ इसकी भनक भी तुम्हें नहीं लगने दूंगी। मेरी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, यह याद रखना। जिंदगी में कभी उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। मगर शिखा, बस एक बार सोचो, वह मेरी संतान है, उसके सिवा मेरी कोई औलाद भी नहीं है। उसे मेरा नाम मिल जाएगा तो मेरी पैतृक संपत्ति पर उसका हक हो जाएगा। रजत ने लालच का पासा फेंकने की कोशिश की। शिखा भड़क उठी। तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी संपत्ति की मुझे या मेरी बेटी को कोई ज़रूरत नहीं। उसे पता भी नहीं है कि उसका बाप जिंदा है। मैंने उसे यही बताया है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो चुकी है। अगर मैंने उसे बता दिया उसका बाप जिंदा है, फिर क्या करोगी? रजत ने धमकी दी। उसे कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। चलो आज एक धमकी मैं तुम्हें देती हूँ, अगर तुमने आइंदा मुझसे या मेरी बेटी से मिलने या उसे हासिल करने की कोशिश भी की तो मैं तुम पर बलात्कार का आरोप लगा दूंगी। अपनी बच्ची को बलात्कार का नतीजा कह दूंगी। इसके बाद तुम जेल में सड़ते रहना, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, समझे तुम? इस पर शब्दों में कहकर शिखा बेटी को लेकर चली गई। रजत फिर कुछ नहीं कर सका, आंखों में पछतावे के आंसू लिए वहीं खड़ा रहा।